हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और इंडियन पॉलिटी में आप सभी का स्वागत है। और आज इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया हम कवर करने वाले हैं, बहुत ही स्पेशल एरिया कवर करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर आज की क्लास, आज की ये वीडियो आपको स्पेशल लगे, अच्छा लगे, तो लाइक एंड शेयर बिल्कुल करिएगा। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है। अच्छा, हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। देखिए, इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको बढ़ाया था कि जब भारत का संविधान बना तो इसमें कुल भाग जो थे वो 22 थे। ठीक है, अब किनका क्या यूज है वो हम बात की बात करेंगे। अभी जो है, अभी कुल कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? 25 भाग, 25 एरिया भारतीय संविधान में। लगभग में अनुच्छेद जो हैं अभी वर्तमान में अगर बात करूं, ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 450 से प्लस अनुच्छेद है, जिसको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। हर एक अनुच्छेद में अलग अलग कानून है, अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं? 450 अनुच्छेद है। और रही बात अनुसूची की, तो अनुसूची जो है वो पहले जो था भारतीय संविधान में कुल कुल 8 अनुसूचियों का जिक्र किया गया था, लेकिन अभी कितना है? अभी 12 है। तो आज की क्लास में हम इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये अनुसूचियां क्या हैं और प्रत्येक अनुसूची में किस चीज के बारे में डिस्कस किया गया। क्योंकि इंडियन पॉलिटी का ये जो एरिया है ये बहुत ही स्पेशल है। हर एक बार, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी हो या डिफेंस हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ये हर एग्जाम में अनुसूची जो है वो बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी माध्यम से क्वेश्चन घुमा घुमा के आपके सामने रखेगा। तो मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ढंग से मैं पढ़ाने वाला हूं और पीडीएफ काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको आपके स्क्रीन के ऊपर रख दिया। चलिए शुरुआत करें, अनुसूची की बात करें। गुरु रेडी हो जाओ। वेट, ठीक है, हाँ जी। तो पहले अगर अनुसूची की बात करें, ठीक है, तो देखिएगा, जैसे यहां पर डिस्कस है भारतीय संविधान की अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, हमने अभी क्या बताया आपको कि भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब देखिए कि इन 12 अनुसूचियों के बारे में क्या क्या डिस्कस हुआ है, किस अनुसूची में क्या डिस्कस किया गया। तो इसके बारे में यहां देखिए कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो भारतीय संविधान का एक प्रमुख अंग है, एक प्रमुख पार्ट है। सीधे सीधे एक बार कहिए कि ये भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख हिस्सा है। जैसे हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा होता है ना, वैसे ये हमारे भारतीय संविधान का एक प्रमुख हिस्सा है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ जी बताओ, जब भारत आजाद हुआ था तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो कहेंगे सर जब भारत आजाद हुआ था तो भारतीय संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां थी। अभी कितना है? अभी कुल 12 अनुसूचियां, और एक एक कर करके हम उन 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आई होप कि ये स्पेशल लगेगा आज का क्लास आपको। चलिए देखिए, पहली अनुसूची के बारे में पढ़िए। पहली अनुसूची के बारे में कहा गया है कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में, याद रखिएगा, हर एक लाइन याद करना पड़ेगा और हर एक लाइन को समझना भी बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में भारत के 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया। देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कभी कभार बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया है। कभी कभी हो सकता है कहीं पे 28 राज्य हो जाए, 8 केंद्र शासित, क्योंकि कभी कभी किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। आपने सुना, जैसे भी जम्मू कश्मीर राज्य नहीं था, अब ये राज्य बन गया। तो अगर आपसे कोई मोटी मोटी बात बोले कि हमको सीधे सीधे बताओ कि प्रथम अनुसूची में क्या है, तो हम कहेंगे कि सर, प्रथम अनुसूची में भारतीय संविधान में भारत में जितने भी राज्य हैं, 28, 29, 27, 26, 25 जो भी है, भारत में जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका डिस्कशन हुआ है, जिक्र हुआ है। अब माइंड को एकदम गोली मारो कि 27 राज्य हैं, 28 है, 29 है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सीधे सीधे कहेंगे कि प्रथम अनुसूची में भारत में जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबों का जिक्र हुआ।
क्लियर हो गया, माइंड एकदम फ्रेश हो गया। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के सभी राज्य तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र हुआ है, डिस्कस हुआ है। पॉइंट क्लियर। अगले टॉपिक की ओर आते हैं। देखिए नोट, एक देखिए ये नोट करके हमने लिखाया है कि भारतीय संविधान के में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल्स है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, उस अनुच्छेद के थ्रू जो है वो किसको जी, दिल्ली को, अच्छा कौन से, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आगे मिलेगा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के थ्रू दिया गया। तो कहेंगे सर 69वें संविधान संशोधन। कहिएगा सर ये संविधान संशोधन के, संविधान संशोधन जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो चीज बनाया, समय के साथ वो बदलाव भी तो होता है। जैसे पहले लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 14 वर्ष थी, उसको बढ़ा के 18 किया गया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, संविधान में परिवर्तन आ गया, उसी परिवर्तन को हम संशोधन करते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि भारतीय संविधान में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कौन से भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये अनुच्छेद नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधे सीधे याद रखिए कि दिल्ली क्या है, हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। द्वितीय अनुसूची की बात करें, अच्छा इसी अनुसूची में प्रथम अनुसूची के थ्रू शायद जो है वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, प्रश्न पूछेगा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस अनुसूची के थ्रू मिला, प्रथम अनुसूची के थ्रू। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 है। एक एक कर करके पूरा कॉन्सेप्ट आज हम करने वाले हैं क्लियर। दूसरा कहा गया है कि इस अनुसूची के अंतर्गत भारत के विभिन्न पदाधिकारी, पदाधिकारी मतलब जो हमारे सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी जो हमारे कर्मचारी होते हैं एक तरह का मान लीजिए, ठीक है। कहा गया है कि दूसरी अनुसूची में कि इस अनुसूची के अंतर्गत भारत के सभी पदाधिकारी जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उप न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के अन्य बड़े पदाधिकारी, यानी जितने भी जो सरकारी वेतन प्राप्त कर रहे हैं उनका वेतन भत्ता एवं पेंशन, सीधे सीधे कहिए जो उसका जो उनका इनकम है और जो पेंशन है आदि का उल्लेख किया गया किस अनुसूची में, दूसरी। लग रहा है ये भारतीय संविधान का एक अंग है। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत के जितने, एक लाइन में बोलो इसको बिना देखे तो कहेंगे सर भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत के जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं उनका वेतन, भत्ता, पेंशन, इन सभी का डिस्कस है, जिक्र है किस अनुसूची में, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। चलो बच्चा बाड़ी तीसरे पे आते हैं। तीसरी अनुसूची, तृतीय अनुसूची, संविधान की तीसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भी हैं आदि के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप एक सरकारी पदाधिकारी हैं, फर्क नहीं पड़ता कि उच्च लेवल के हैं या निम्न लेवल के हैं, अगर आप एक सरकारी पदाधिकारी चाहे एक स्कूल के शिक्षक ही क्यों ना हैं, तो जब आप पहली बार अपना पद ग्रहण करेंगे तो पद ग्रहण के समय आपके जो वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे उनके थ्रू एक शपथ ग्रहण दिलवाया जाता है। हालांकि कुछ कुछ छोटे छोटे पोस्ट वाले ऐसे होते हैं जिनको शपथ ग्रहण ना दिलवाकर नॉर्मली बस सिग्नेचर करवा दिए हो गया, लेकिन जब आप एक बड़े पद पे जाएंगे ना तो भारतीय संविधान के थ्रू एक रूल है कि जो भी सरकारी पदाधिकारी होंगे उन्हें शपथ ग्रहण लेना पड़ेगा, चाहे वो राजनेता भी हो, नेता भी हो, उनको भी शपथ ग्रहण लेना होता है। तो उनका जो शपथ ग्रहण है, चाहे आप उसको पद ग्रहण कहिए या शपथ कहिए, इन सभी का उल्लेख देखो, वेतन भत्ता का उल्लेख पेंशन का किस अनुच्छेद में, दूसरे अनुच्छेद में, अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनका। तृतीय अनुसूची में तो जितने भी पदाधिकारी हैं चाहे राज्य नेता है उनका पद ग्रहण के समय ली जाने वाली, जो पद ग्रहण करेंगे ना, जब अपना वो पद स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो उस समय क्या लिया जाता है, एक शपथ लिया जाता है, वो आपको भी पता है। उसका उल्लेख है किस अनुसूची में, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल हमें पता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चौथी अनुसूची, और चौथी अनुसूची में क्या डिस्कशन हुआ है एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या डिस्कशन हुआ है, तो कहा गया है कि चौथी अनुसूची में
कि भारत के संविधान के 14 देखो ये गलत है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है टाइपिंग। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप सीधे सीधे याद रखिएगा इंडियन पॉलिटी में कि चौथी अनुसूची में जो डिस्कस हुआ है वो उसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में जितने भी राज्य हैं उनके राज्यसभा के प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि या मेंबर का डिस्कस हुआ है। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि चीजें गलत नहीं पढ़ाना है, कम पढ़ाना है लेकिन सही पढ़ाना है। तो कहा गया चौथी अनुसूची में कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में भारत के सभी राज्य, चाहे जितने भी राज्य हों, उस समय जब ये अनुसूची अनुच्छेद बन रहा होगा, ठीक है, भारत के उस समय शायद 14 ही राज्य थे, फिर मैंने बताया, फिर आपको पता है ना पिछली वीडियो में आपने देखा कि कौन से राज्य का, नए नए राज्यों का गठन कब हुआ। तो भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में सभी राज्यों के राज्यसभा के प्रतिनिधि का विवरण दिया गया। किसका? एकदम क्लियर करके, राज्यसभा का। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है। राज्यसभा के सभी प्रतिनिधियों का विवरण किस अनुसूची में मिलेगा? चौथी अनुसूची में। लिख लो, एक लाइन में लिखो ना कि राज्यसभा चाहे कोई, सब राज्यसभा मतलब जितने राज्य के राज्यसभा प्रतिनिधि होंगे उनका विवरण जो है वो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में मिलेगा, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा और हम देख लेंगे, शायद हमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इन्होंने गलत क्यों लिखा है। पांचवी अनुसूची, इस अनुसूची में भारत के हर एक क्षेत्र के अनुसूची, देखिए गलत ये लिख रहे हैं बच्चे, टाइप गलत कर रहे हैं, हर एक, कोई बात नहीं, हमें आइडिया है, मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा। पांचवी अनुसूची, इस अनुसूची में भारत के हर एक क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का, आपने सुना है ना, अनुसूचित जाति जनजाति जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में कहा गया है कि भारत के हर एक क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन, अलग अलग कंट्रोल, जैसे अगर मानकर चलिए कि अगर आप एक उच्च जाति से बिलोंग करते हैं और कोई एक निम्न जाति का लड़का हो, अगर आपस में मनमुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो याद रखिएगा आप भले ही उच्च जाति से है लेकिन उनका जो केस होगा ना आपके ऊपर काफी हैवी होगा जी, ठीक है, क्योंकि वो निम्न जाति अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करता है। अगर वो आपके ऊपर केस करता है और आप भी उसके ऊपर केस करते हैं तो सरकार जो है, कानून जो है, सबसे पहले उसका सुनेगा, आपका भी सुनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन पहले किसका सुनेगा? जो निम्न अनुसूचित जाति जनजाति का लड़का है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। भले ही आप अपना जो है क्षेत्र में आप अपना पद जो है ऊपर, मतलब जाति के अनुसार आप ऊपर हैं, लेकिन कानून के हिसाब से आप नीचे हैं, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा लगे डाउट तो एक बार करवा के देख लें। छठी अनुसूची, देखो जी, छठी अनुसूची में कहा गया कि इस अनुसूची में असम, ये आसाम लिखा हुआ है, असम, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। हर एक अनुसूची को याद रखना बहुत जरूरी है जी। तो छठी अनुसूची में क्या हुआ है कि इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और इन सभी के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। क्लियर हो गया भाई? चलो अगला देखते हैं, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में कहा गया है कि, सातवीं अनुसूची के बारे में कहा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया। इसके अंतर्गत कुल 3 सूची है। देखिए, अनुसूची के अंतर्गत फिर सूची है, याद रखिएगा, एक वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। एक वर्ड है केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, ठीक है, ये किस अनुसूची में इसका डिस्कस है? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 सूची का विवरण हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इस चीज को अगर आप समझ लीजिएगा, देखो भाई, संघ सूची में क्या होता है, राज्य सूची में क्या होता है, संवर्ती। संघ सूची में समझो इस चीज को, मैं एक लाइन में समझा देता हूं एकदम क्लियर करके, बाकी डेफिनेशन तो हम आगे लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, इसके लिए 3 आधार लगाया गया है। 3 आधार में, तीनों आधार को हम समझते हैं। पहला कहा गया संघ सूची, दूसरा कहा राज्य सूची, तीसरा कहा गया संवर्ती सूची। पॉइंट टू बी नोटेड, संघ सूची में सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है,
संघ सूची में, जैसे संघ सूची यानी केंद्र मतलब कौन, बीजेपी सरकार जो हमारे केंद्र में है, जो पूरे भारतवर्ष में है, पूरे ऑल ओवर इंडिया पर उसका प्रशासन चल रहा है, यानी प्रधानमंत्री यानी लोकसभा और राज्यसभा, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे समझिएगा कि संघ सूची में, संघ सूची के अंतर्गत सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, राज्य उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब राज्य चाह के भी कुछ नहीं, अगर पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में मोदी जी ने कुछ नया रूल अपना दिया कि चलो भाई 18 वर्ष के उम्र के बच्चों को फ्री में जॉब मिल जाएगा, सपोज दैट, ऐसा होने वाला नहीं है लेकिन फ्री में सपोज दैट, तो अगर मोदी जी ने कह दिया और अगर एक राज्य नहीं भी मान रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2/3 बहुमत लाएंगे, जो बिल जो है वो पास हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि संघ सूची में सिर्फ कानून कौन बनाता है जी, केंद्र बनाता है, राज्य तड़पते रह जाएगा, गोड़ हाथ पटकते रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राज्य सूची में, राज्य सूची में राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है, और केंद्र भी बना सकता है, ठीक है, लेकिन केंद्र को राज्य सूची के अंतर्गत अगर कानून बनाना हो तो राज्य की मंजूरी आवश्यक है। समवर्ती सूची में केंद्र और इसमें कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है, ठीक है। अगर केंद्र बना भी सकता है लेकिन उसके लिए मंजूरी किसकी चाहिए, राज्य सरकार की, ठीक है। केंद्र, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों अपना अपना रूल और रेगुलेशन ला सकता है, नए नए कानून को बना सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर केंद्र भी उसी विषय पे कानून बना दे और राज्य भी उसी विषय पे कानून बना दे, समझिए, जैसे जो टॉपिक आपने चुना उसके लिए रूल बनाया, जो टॉपिक केंद्र ने चुना उसके लिए भी रूल बनाया, तो याद रखिएगा कि समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन दोनों एक ही टॉपिक पर कानून बना दे तो केंद्र वाला जो कानून है वो मान्य हो जाएगा, राज्य वाला खत्म। समझिए, ये बाप है, ये बेटा है, तो जैसे संघ सूची में बाप अपना रूल ला सकता है, राज्य में बेटा ला सकता है, लेकिन राज्य में बाप भी ला सकता है लेकिन उसको बेटे का जरूरत, मतलब बेटे की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन समवर्ती में बाप और बेटा दोनों ला सकता है। लेकिन आपको पता है ना कि अगर बाप बोल दे तो बेटा को क्या करना होगा, चुप रहना होगा, मुस्कुरा के चुप रहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर जबरदस्ती। यानी राज्य समवर्ती सूची में केंद्र भी अपना पक्ष रख सकता है, राज्य भी रख सकता है, लेकिन अगर दोनों एक ही विषय पर लेके आए कानून, ठीक है, बाल विवाह पर ले आए दोनों, तो वैल्यू किसका होगा, केंद्र का, राज्य का धरा का धरा रह जाएगा। क्लियर हो गया। चलो, तो आप याद रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है, जिसमें 3 सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है, लेकिन केंद्र जो है हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन फिर भी उसमें राज्य की मंजूरी चाहिए। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है, लेकिन मान्य अगर दोनों एक ही विषय पे बना दे तो मान्य केंद्र का, राज्य का कोई वैल्यू नहीं। चलो देखो जी, संघ सूची के अंतर्गत, अगर आप संघ सूची के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, मतलब अगर आप राज्य केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो संघ सूची के अंतर्गत कुल कितने विषयों पे कानून बनाया, जैसे 97 विषय पर जो है वो इस सूची के अंतर्गत कुल 97 विषय थे और अब बढ़कर कितना 98, मतलब जैसे हो गया ना बाल विवाह, ठीक है, भूमि विवाद, कुछ भी ऐसे कर करके, ठीक है, काला कानून, रोलेक्स पैसा, जो भी हो, तो ऐसे कर करके कुल 97 टॉपिक था। सोची भाई, केंद्र संघ सूची जो है, संघ सूची के अंतर्गत कुल कितने विषयों पर कानून बनाया जा सकता है, 97। ये पहले था, अभी वर्तमान में कितना, 98। नोट करो जी सब लोग अपनी कॉपी में कि संघ सूची के अंतर्गत कुल 97 विषयों पर कानून बनाया जा सकता था, लेकिन अब ये बढ़कर कितना हो गया, 98 हो गया। नोट करिए फटाफट। चलिए, संघ सूची हो गया, अब आते हैं राज्य सूची के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। देखो, राज्य सूची, अच्छा मैंने बता दिया कि कैसे कैसे ये यूज होता है राज्य सूची, क्योंकि तीनों के बारे में डिस्कस मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मुझे बस थोड़ा थोड़ा इसको हाईलाइटेड करना है। राज्य सूची, इस सूची के अंतर्गत कुल 66 विषय थे। भाई राज्य को, बेटा को कम प्रेफरेंस दिया जाता है, ओब्वियसली सिंपल सी बात है, बाप को प्रेफरेंस ज्यादा होगा। तो संघ सूची में कुल 97 सब्जेक्ट्स थे, अभी 98 हो गया, मतलब 97 मुद्दों पर कानून बनाया जा सकता था, अब 98। राज्य सूची में मात्र 66 मुद्दों पर कानून बनाया जा सकता था, अब इसको और घटा दिया गया। लीजिए, अब आप मात्र 61 मुद्दों पर ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची, इसमें
कुल 47 मुद्दा था, क्योंकि संघ और राज्य से बचे तब तो संवर्ती में आएगा। इसमें कुल 47 मुद्दा था, जो बढ़कर जो है थोड़ा बढ़ाया गया भाई, इसको इंक्रीज किया गया। 97 विषय, सॉरी 47 विषय था, और अब जो हो गया वो 52 विषय हो गया जी। ठीक है, संघ राज्य संवर्ती, कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलो जी, अब आते हैं संघ राज्य और संवर्ती सूची का हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, और ये भाई जितना इंपॉर्टेंट है ना, जिसकी आप कल्पना कर लो उससे भी कम है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। कितनी? लेकिन और भी जोड़ा गया 1961 में, 1991 में, 2002 में, ऐसे कर करके जोड़ा गया। मैं आपको बताऊंगा अभी तुरंत कुछ ही सेकंड में। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, नोट कर लो, छाप लो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की कुल कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया भाई? 22 भाषाओं का जिक्र किया गया। लेकिन यहां देखो, शुरुआत में 8वीं अनुसूची में मात्र 14 ही भाषा था। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में फिलहाल इन करेंट हम आपको बोल रहे हैं कि भारत की कितनी भाषाओं का जिक्र है। ये देखो, है, था नहीं, है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की कुल 22 भाषाओं का जिक्र है। परंतु पहले कितने विषयों का जिक्र था जी? मात्र 14। परंतु शुरुआत में जब भारतीय संविधान को लागू किया गया, 8वीं अनुसूची में मात्र कुल 14 विषय थे, जिसमें परंतु 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को, लिखिएगा जी, 1967 में, मैं इसको पतला करूं थोड़ा, हाँ, 1967 में कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की मुख्य भाषाओं में जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, 1992 में क्या जोड़ा गया भाई? कोंकणी। याद रखिएगा जी, भोजपुरिया को अभी तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला गया है। ठीक है, नेपाली, कोंकणी प्लस नेपाली, कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी। ठीक है, ये 14 था, 8 जुटेगा जी, 22 हो जाएगा। 2004 ईस्वी में, ये देखो, 1967 में सिर्फ सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी की, तथा 2004 ईस्वी में, 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो, इन सभी भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्लियर हो गया? डेट के साथ मैंने बोला, जब भारत का संविधान बना था तो कितनी भाषाओं का जिक्र था? सिर्फ 14 का। लेकिन अभी इन प्रेजेंट केस, इन केस में कितनी है भाई? अभी 22 है। और इन 22 में कब किसको जोड़ा गया? तो कहेंगे 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, और 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, सॉरी सिंधी 8, 8 इधर, 14 इधर, 14 8 कितने हो गए भाई? 22 हो गए। मतलब पहले 14 भाषाओं का जिक्र था, अभी कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं। अब क्लियर हो गया? 8वीं 7वीं सारी अनुसूची क्लियर हो रही है। अब आइए 9वीं अनुसूची के बारे में डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन, देखो जिस बात का हम डिस्कस कर रहे थे, संविधान संशोधन प्रक्रिया, प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय संविधान में सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान में सबसे पहली बार संशोधन 1951, सन 1951 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1951। सोचो, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और तुरंत अगले साल ही संशोधन की जरूरत पड़ी। परिवर्तन का, संशोधन मतलब क्या? परिवर्तन। जैसे आप अपनी पीडीएफ को एडिट करते हैं, आप अपनी कॉपी में रबड़ से मिटाकर फिर वहां पर काट के लिखते हैं, इट कॉल्स, ठीक है, ये हम कह सकते हैं संशोधन इसको। तो देखो भाई, कहा गया है संशोधन के बारे में, तो हमने कहा कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा संविधान में जोड़े गए राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। देखो सीधे याद रखना, सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ? सबसे पहली बार संशोधन हुआ 1951 में, यानी 50 में हमारा संविधान बन के लागू हुआ, 51 में उसमें बदलाव आ गया। क्या क्या जोड़ा गया जी? इसमें कहेंगे राज्य संपत्ति अधिग्रहण, ठीक है, की विधियों का उल्लेख है। याद रखिए, पूछेगा कि जो संशोधन हुआ उसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो कहेंगे सर राज्य अधिग्रहण संपत्ति की विधियों का उल्लेख है। क्लियर हो गया?
संशोधन कब हुआ? 1951 में। बन के कब तैयार हुआ संविधान? 1950। अगले साल, एक साल के बाद संशोधन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? सब लोग बताएंगे कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो जी, इसमें कहा गया है कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत ही भारत में 1951 में पहला संविधान संशोधन, ये तो मैं ऐसे भी बोल रहा हूँ, बोलने की क्या जरूरत है, आपको भी पता है कि भारत में पहला संविधान संशोधन 1951 में। संशोधन का मतलब वो संविधान में परिवर्तन, संविधान में बदलाव, संविधान में चेंजिंग। चलो जी, 10वीं अनुसूची, लंबी क्लास है, स्पेशल होने वाली है, मजा आएगा आपको। इस अनुसूची के अंतर्गत सन 1985 ईस्वी में 52वां संविधान, ये ऐसे लिखेंगे 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन, इसको कहेंगे दल बदल, ये बताएंगे जी, दल बदल विरोध अधिनियम। लिख लो, हालांकि यहां पर लिखा, लिखो देखो नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, मैंने नीचे देखा नहीं था ध्यान से, कोई बात नहीं, अगर लिखा हुआ है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैंने चलो भाई मक्खन लगा दिया इसके ऊपर। 10वीं अनुसूची, इस अनुसूची के अंतर्गत सन 1985 में 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन किया गया, 52वां संविधान संशोधन किया गया, और इस संशोधन का नाम रखा गया दल बदल विरोध अधिनियम। ठीक है, क्लियर है? ये वीवीआई है, ये मोस्ट वीवीआई है, वीवीआई नहीं मोस्ट वीवीआई। प्रश्न देखो यहां से 3 बनेगा। दल बदल विरोध अधिनियम किस अनुसूची के अंतर्गत है? 1985, सॉरी किस अनुसूची के अंतर्गत है? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। कब बना, कब इस दल बदल विरोध अधिनियम लागू किया गया? 1985। कौन से संविधान संशोधन के दौरान? 52, 52वां संविधान संशोधन। 3 क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन, 1985, कौन सा अधिनियम? दल बदल विरोध अधिनियम। मोस्ट बीबीआई, मोस्ट हाईलाइटेड प्रीवियस ईयर्स पूछा गया ये क्वेश्चन है, नोट करो अपनी कॉपी में। चलो 11वीं अनुसूची, ये बहुत बेहतरीन है कि इस अनुसूची के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें पंचायती राज्य संस्थाओं के कार्य करने के 29 विषय को प्रदान किया गया। सीधे सीधे याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1993 का जिक्र है। ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993। ठीक है, और इसमें जो है वो पंचायती राज्य संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषयों को प्रदान किया गया, उसका जिक्र है। देखिए 11वां संविधान, 11वीं अनुसूची कब, इसमें क्या जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, कब? 1993 में। क्या है जी इसमें? पंचायती राज्य संस्थाओं के कार्य करने के लिए जो है वो कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय प्रदान किए गए। क्लियर हो गया? चलो, आ रहा है मजा? बिल्कुल आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है इस बात को लेकर कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा हमारे इस स्पेशल वीडियो में। ठीक है, चलो जी, 12वां संविधान संशोधन, सॉरी 12वीं अनुसूची, इस अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन, ये उसी दिन हुआ था 1993 ईस्वी के द्वारा भारतीय संविधान को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये जो स्पेशल क्लास थी आज इंडियन पॉलिटी की, स्पेशल, इंटरेस्टिंग, मजेदार, और बिल्कुल हमें पता है शेयर बहुत ज्यादा करोगे आप लोग। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, उससे क्या होगा कि ऑडियंस, वहाँ एक क्राउड बनेगी, वहाँ पे टेस्ट वगैरह शुरू कर रहे हैं हम लोग, मेंटी, वहाँ पे लाइव टेस्ट होगा, छोटे छोटे टेस्ट होंगे, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। बहुत स्पेशल, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा टेलीग्राम पे, मतलब जब भी लाइव आएंगे वहाँ पे लिंक डाल दिया जाएगा आप लोगों को। ओके, आई होप कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप सभी लोग।